कल हम लोग पढ़ लिए थे सारणिक की परिभाषा। सारणिक किसे कहते हैं? कल हमने देखा था कि जो सारणिक होती है वो सदैव वर्गाकार रूप में होती है, अर्थात जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ। ठीक है, तो अभी आज हम लोग देखते हैं कि की लिखो सारणिक का विस्तार। सारणिक का विस्तार। कल हमने लास्ट में सारणिक विस्तार का चिन्ह समझा था कि सारणिक विस्तार का चिन्ह क्या होता है, उल्टे यश के आकार में चलता है, हमने ये भी देखा था। आज उसी को आधार बनाकर हम सारणिक का विस्तार करेंगे। तो पहला नंबर देखो, क्या करेंगे? दो कोटि के सारणिक का विस्तार। दो कोटि के सारणिक का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। इसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं। ठीक है, दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं। तो सबसे पहली चीज मान लेते हैं, इसमें माना एक दो कोटि का सारणिक निम्न है। क्या है देखो, दो कोटि का सारणिक मान लो हमने लिया ए बी सी और डी, दो पंक्तियां और दो स्तंभ। ठीक है ना, दो पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दो स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। हो गया ना। अब क्या करना है ये देखो, इसका विस्तार करने के लिए हमको क्या करना है कि इसमें पहले इसका गुणा करना है। पहले इसका गुणा करते हैं। ध्यान देना, जब भी दो कोटि का जिसे पैसे करेंगे, और ये वाला बाद में इसका गुणा करते हैं और गुणनफल जैसे, और दोनों के बीच ऋण चिन्ह लगा देते हैं। ध्यान देना, दोनों के बीच ऋण चिन्ह लगा देते हैं। ये हमारा तर्क हो गया। इस तरह से हम दो कोटि के सारणिक का विस्तार कर सकते हैं। तो अब देखो कैसे होगा। पहले किसका गुणा करना है? ए का गुणा डी में करना है, तो ए का गुणा डी में हो गया ए डी। उसके बाद सी का गुणा बी में करना है तो बी सी, और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा देना है? माइनस। यही हमारा उत्तर हो गया। मतलब पहले इनका गुणा करो, फिर बाद में इनका गुणा करो, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। हो गया। ये तो हमारा हो गया दो कोटि के सारणिक का विस्तार। अब हम समझते हैं तीन कोटि के सारणिक का विस्तार कैसे करेंगे। तो छोटा सा अब लिखेंगे हम तीन कोटि के सारणिक का विस्तार। अगली हेडिंग लिखो, तीन कोटि के सारणिक का विस्तार। तीन कोटि के सारणिक का विस्तार क्या होगा? इसमें भी मान लेंगे, माना एक तीन कोटि की सारणिक निम्न प्रकार है। लिखो, माना एक तीन कोटि की सारणिक निम्न प्रकार है। किस प्रकार है? देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये हमारा सारणिक है। तो इसका विस्तार करने के लिए सबसे पहले तुम इसका विस्तार चिन्ह जान लो। ये तो हमने पढ़ रखा है पीछे। विस्तार चिन्ह इसका क्या बनेगा? एक छोटी सी सारणिक में बना लो। उल्टा यश के आकार में चलना है ना, तो प्लस माइनस प्लस, फिर नीचे माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस और प्लस। हो गया। अब हम इसका विस्तार किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। जैसे तुम देख रहे होगे, तुमको यहाँ पे तीन पंक्तियां दिख रही हैं और तीन स्तंभ भी दिख रहे हैं। ये पहला स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2, ये तीसरा स्तंभ C3 दिख रहे हैं। किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सापेक्ष तुम इसका विस्तार कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? R1 के सापेक्ष शुरू करते हैं।
R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष हम विस्तार कैसे करेंगे ये देखो। मान लो हमने नीचे लिखा R1 के सापेक्ष विस्तार। तो R1 के सापेक्ष अगर विस्तार करना है तो सबसे पहला काम R1 के तीनों अवयवों को पकड़ लो। कौन कौन है? A है, B है और C है। उनको ऐसे ही दूर दूर लिख दो। लिख दिए ना? हो गया। उसके बाद इनके विस्तार चिन्ह को देख लो। विस्तार चिन्ह में R1 के अवयवों का चिन्ह क्या है? प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस और प्लस। तो इसके सामने लगाओ प्लस, इसके सामने लगाओ माइनस और इसके सामने लगाओ प्लस। ये R1 के विस्तार की प्रक्रिया है। अगर R2 के सापेक्ष करते तो R2 का अवयव लिखते यहाँ पे D, E और F, तब R2 का चिन्ह देखते माइनस प्लस और माइनस, तब यहाँ पे माइनस लगाते, प्लस लगाते, फिर माइनस लगाते। हो जाएगा ना? ये काम करना। लेकिन अब यहाँ पे R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो A, B और C लिखेंगे। चिन्ह इसका था प्लस माइनस प्लस, हमने लगा दिया प्लस माइनस प्लस। तीनों के सामने छोटे छोटे सारणिक बना लो। बना लिए। अब पहले की सारणिक भरेंगे। पहला अवयव है A। अब अगर A की सारणिक भरना चाहते हो तो A की पंक्ति और स्तंभ बंद होना चाहिए। तो देखो ये A है ना, यहाँ पे ये A की पंक्ति देखो, ये है A की पंक्ति, ये है A का स्तंभ। बंद कर दिए तो दिखा हमको क्या? ये E, F, G और I। ठीक है, E, F, H और I लिखा। E, F, H, I यहाँ पे भर दिया जाए। हो गया ना? B का देखो तो B यहाँ पे है, तो B की पंक्ति तो यही हो गई, लेकिन स्तंभ ये है। तो इसको देखो D, G बचा, F और I बचा। तो D लिखो, इसके नीचे G, F और I जिस क्रम में है वैसे इनको लिखना है, क्रम नहीं बदलना है, ऊपर नीचे मत कर देना। प्लस C है, C का अवयव बदल लो। C की पंक्ति, C का स्तंभ बंद कर दिए तो बचा D, G, E और H। D, G, E और H। तो जिस अवयव को हमने बाहर लिखा उसकी पंक्ति और स्तंभ हमें बंद कर देना है। हो जाएगा? पंक्ति स्तंभ बंद करने के बाद जो बचेंगे उनको छोटी सारणी में भर देना है। और छोटी सारणी का विस्तार तो हमने पीछे पढ़ाया ही। कैसे? A है बाहर, इसमें किसका गुणा पहले होगा? E और I का। E I हो गया माइनस H F हो गया। हो गया ना? उसके बाद माइनस देखो B लिखो, इसमें देखो D का गुणा I में DI, ये GF होगा, लेकिन इसका गुणा माइनस में होगा क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह लगाना है। प्लस C, इसमें D और H का गुणा पहले करेंगे। D और H DH हो जाएगा और G का गुणा I में GG, लेकिन बीच में माइनस लगा देना है। ये प्रकार से हमारा हो गया 3 कोटि के सारणिक का विस्तार। ठीक है? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे याद रखे रहना इसको। कैसे करना है? इसी का विस्तार कर दोगे, यहाँ पे संख्या है कि हल कर दोगे तुमको उत्तर मिल जाएगा। अब चाहे जिसके सापेक्ष इसका विस्तार कर लोगे मान वही आएगा। चाहे R2 के सापेक्ष करो, चाहे R3 के सापेक्ष करो, सभी में मान तुम्हारा वही आएगा। हल करके उसको चेक कर सकते हो। हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे समझ जाएंगे कि क्या होगा। तो इसको भी नोट कर लो, तब आगे बढ़ते हैं। सारणिक विस्तार का नियम लिखवा दिए थे ना। चलो अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। इसको पंक्ति से भी विस्तार करेंगे और स्तंभ से भी विस्तार करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि प्रत्येक सारणिक का एक जो निश्चित मान होता है वो सारणिक का विस्तार करने पर प्राप्त होता है। तो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट पर देखो, तब एग्जाम्पल देखो। इंडिकेट पॉइंट, प्रत्येक सारणिक का एक निश्चित मान होता है। प्रत्येक सारणिक का एक निश्चित मान होता है।
जो उस सारणी का विस्तार करने पर प्राप्त होता है, जो उस सारणी का विस्तार करने पर प्राप्त होता है, जो उस सारणी का विस्तार करने पर प्राप्त होता है, चाहे विस्तार किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष किया जाए, चाहे विस्तार किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष किया जाए, हो गया ना? हो गया? तो अब देखो, सारणी का विस्तार चाहे जिस पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, चाहे जिस स्तंभ के सापेक्ष करेंगे, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है व्यू 4 0 2, उसके बाद 1 5 -6, फिर उसके बाद 3 -2 8। ठीक है? तो इसको हमने कैसे समझा था? मान लो सर्वप्रथम हम इसका R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। हमने कहा जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करोगे, उस पंक्ति के सभी अवयवों को बारी बारी से लिखोगे तथा उनकी खड़ी और पड़ी अर्थात पंक्ति और स्तंभ बंद करके शेष बचे अवयवों को लिख दोगे। यही काम करना है ना? तो शुरुआत करते हैं हम R1 से, मतलब एक बार पंक्ति से विस्तार करें और एक बार स्तंभ से विस्तार करें, और हम देखेंगे कि आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? विस्तार का चिन्ह तुम्हें याद रखना है। पहले तो लिखो R1 के सापेक्ष विस्तार। अब R1 के सापेक्ष विस्तार करना चाहते हो तो R1 के अवयव पता होने चाहिए और R1 का विस्तार चिन्ह पता होना चाहिए। तो R1 का अवयव क्या है? पहले 4, और इसका दूसरा क्या है? 0, और तीसरा क्या है? 2। तीनों का विस्तार चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहीं से तो शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस के नीचे माइनस प्लस माइनस ऐसे शुरू होता है ना। उसके बाद देखो 4 के सामने एक छोटी सारणी, 0 के सामने एक छोटी सारणी, फिर 2 के सामने एक छोटी सारणी। बन गई है? ये प्रकार से बना लिए। उसके बाद अब क्या करना है ये देखो, 4 का जब सारणी तुम्हें भरना है तो 4 की खड़ी और पड़ी बंद कर देना है। बात को ध्यान से समझना। पहली पंक्ति में 4 0 और 2 था तो हमने 4 0 और 2 लिख लिया। चिन्ह इसका क्या होता है? प्लस माइनस और प्लस। ठीक है? तो क्या किए? प्लस माइनस प्लस इनके सामने लगा दिए और तीनों के सामने छोटी छोटी सारणी लगाए। अब उस छोटी सारणी को भरने के लिए जिस अवयव को हमने लिखा है उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बंद करना है। अर्थात ये हो गया तुम्हारा 4, तो 4 की इधर पंक्ति हो गई, नीचे इसका स्तंभ हो गया, अर्थात ये और ये दोनों बंद हो गया। तो हमको दिखा क्या? 5 -6 -2 और 8। तो हम भरेंगे 5 -6 -2 और 8। हो गया ना? फिर 0 वाले पे चलो, तो 0 की पंक्ति मतलब बीच वाली पंक्ति बंद हो गई और स्तंभ 0 की पंक्ति ऊपर वाली है और स्तंभ बीच वाला हो गया। इस पर हुआ ना? तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो दिखा कौन? ये 1 3 दिखा, -6 8 दिखा। 1 3 -6 8। जिस अवयव पे है उसकी खड़ी और पड़ी बंद करना है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ बंद करना है। तो ये देखो, ये फिर 2 के लिए, अब 2 की पंक्ति होगी, जब यहाँ पे 2 है ना तो 2 की पंक्ति बंद हो गई, 2 का स्तंभ बंद हो गया। तो बचा क्या? 1 5 3 -2, 1 5 3 और -2 बच गया। अब तुम इसको हल कर सकते हो। कुलदीप कुमार इसमें पहले किसका गुणा होगा? छोटे सारणी में किसका? हाँ, पहला गुणा हम 5 का और 8 का करते हैं। 8 × 5 = 40।
तो ये लिख दें एक बार, देखो 5 गुणे 8 हो गया ना। फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं ना, तो माइनस लगाओ और -2 में गुणा किसका कर लो, -6 का। -0 उतारो, इसमें देखो 1 का गुणा किसमें करना है, 8 में। फिर माइनस लगाओ और 3 का गुणा, देखो पहले इसका गुणा फिर इसका गुणा, 3 और 6 का, तो 3 का गुणा किसमें करना है, -6 में। ये बीच में माइनस लगा रहेगा। और +2 लिखो, इसमें 1 का गुणा -2 में और -3 का गुणा किसमें, 5 में। हो गया ना ये प्रकार से। अब क्या होगा, देखो +4 8 बचे 40, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बाहर फिर माइनस है, तो -12 और माइनस इसमें देखो 0 का गुणा हुआ तो सीधे सीधे 0 कर दो, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अंदर जोड़ घटा के क्या करोगे, जब पूरा ही शून्य हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते तो यहीं पे इसको शून्य कर देते, लेकिन एक बार थोड़ा समझना था, इसलिए यहाँ पे कर दिए। यहाँ तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद +2, 2 का गुणा 1 में -2, फिर 3 का गुणा 15 में है, 5 में 15, तो 4 गुणा 40 में से 12 गया 28, +2 गुणा -15 तो 17, 28 चौका क्या होगा 112 और -17 दूना 34, कितना हो जाएगा 78। यही हमारा आंसर होगा। तो अभी तो ये पंक्ति के सापेक्ष आया आंसर 78, स्तंभ के भी सापेक्ष देख लिया जाए। पंक्ति मतलब हम R1 के सापेक्ष विस्तार किया ना, अर्थात पहली पंक्ति के सापेक्ष किसी एक स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर दिया जाए। और विस्तार हम C1 के सापेक्ष नहीं करते हैं, C2 के सापेक्ष करते हैं, जिससे चिन्ह भी कुछ बदला हुआ दिखे। ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हमारा टाइप 1 हो गया है, जिसका हमने विस्तार किसके सापेक्ष किया है, पंक्ति के सापेक्ष किया। ठीक है। जब टाइप 2 पे आएंगे तो इसमें आप व्यू को, ये सारणिक को उतारेंगे पहले, 4 0 2, फिर 1 5 -6, ठीक है, 3 -2 और 8। अब ध्यान से देखना, C1 के सापेक्ष करो, C2 के सापेक्ष करो, C3 के सापेक्ष करो, चिन्ह उनका पता होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, पहले हम लिखते हैं C2 के सापेक्ष विस्तार। तो C2 तुम देख रहे होगे, ये C1, ये C2 और ये C3, देख रहे हो। तो C2 बीच वाला है ना, दिखाई दे रहा है। तो C2 के अवयव लिखे जाएं। C2 के अवयव कौन कौन से हैं, 0 5 और क्या -2। लेकिन जब हमने C2 के अवयवों को लिखा तो उनका विस्तार चिन्ह भी तो पता होना चाहिए, जैसा कि ये वाले में हमने देखा था। यहां पर इसका प्लस था, इसका माइनस था, फिर इस वाले का प्लस था, है ना। उसी प्रकार से अब उसका थोड़ी ना कह सकते हो कि इसका भी प्लस माइनस प्लस रहेगा, ऐसे नहीं कर सकते हो। अब उसका विस्तार का चिन्ह पहले उल्टे S के आकार में बनाओ और देखो इन अवयवों पे कौन सा चिन्ह पड़ रहा है, आया समझ में। तो कैसे बनाओगे, देखो उल्टे S के आकार में चलना है, यहां से शुरू करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे चिन्ह चलता है ना। जब चले हम प्लस से तो इस पे क्या आया, माइनस हो गया ना, फिर यहां प्लस, नीचे माइनस, फिर यहां प्लस, अर्थात 5 पे क्या मिला प्लस, फिर यहां माइनस प्लस, यहां पर क्या मिला माइनस, हो गया ना। ये प्रकार से हमको चिन्ह ध्यान देना है। या तो चाहो तो यहाँ पे चिन्ह का एक सारणिक ही बना लो तुम। कैसे बनाओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। देख रहे होगे कि जो C2 है इसके चिन्ह क्या क्या मिल रहे हैं हमको, माइनस प्लस और माइनस मिल रहे हैं, हो जाएगा ना। ये प्रकार से समझ सकते हो, चाहे जिसके भी सापेक्ष तुम विस्तार करना चाहो।
अभी हम ये भी बता रहे हैं कि इनका काम क्या होगा विस्तार में। जैसे मान लो हम तो हमेशा R1 के सापेक्ष ही कर सकते हैं ना, हम चाहे तो हमेशा R1 के सापेक्ष कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये C1 C2 C3 क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लो इसमें दो अवयव 0 मिल गए, हमको मिल गए ना, तो अभी R1 के सापेक्ष करोगे तो 2 बार ही गुणा कराना पड़ेगा, होगा, क्योंकि एक ही 0 आएगा ना। अगर हम उसी C2 के सापेक्ष विस्तार कर दें तो देखो पहला भी 0 दूसरा भी 0, गुणा केवल तीसरे वाले में हो जाएगा, होगा। इन दोनों को डायरेक्ट 0 लिख सकते हो और तीसरे वाले का गुणा जल्दी से करके आंसर बता सकते हो, होगा कि नहीं होगा। इस 2 की पंक्ति और स्तंभ को बंद कर दो, 4 1 2 और -6 बचा, भर के यहाँ पे तिरछा गुणा करा के आंसर बता दो, हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ज्यादा 0 दिखते हैं तो हम R1 को छोड़ के किसी और पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए इसको समझा रहे हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि इससे विस्तार करने पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान से देखना क्या होगा, तीनों के सामने छोटी छोटी सारणी फिर बनाई जाए, क्या हो गया, 0 की पंक्ति और 0 का स्तंभ बंद कर दो। ये 0 है ना, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ बंद किए तो इधर बचा 1 3 -6 8, 1 3 -6 और 8 हो गया ना। अब ध्यान से देखना, अब आओ 5 पे, 5 की ये हो गई पंक्ति, 5 का ये हो गया स्तंभ, दिख रहा है ना। तो बंद हुआ तो बचा 4 2 3 और ये लास्ट वाला कितना बचा है, 8 बचा ना। जैसे बचा वैसे ही लिखना है, 4 इधर 2 यहाँ 3 यहाँ 8 यहाँ, लिखा। इसी प्रकार अब -2 वाले पे आ जाओ, इसकी ये पंक्ति इसका ये स्तंभ, तो 4 1 2 -6 बच गया। तो बराबर करके देख लो, ये तो 0 ही डायरेक्ट कर दें इसको। अब तो जब बाहर 0 है तो पूरा 0 ही होगा, कुछ भी कर लो अंदर, उसका विस्तार ही नहीं करते हैं। प्लस देखो 5, इसमें किसका गुणा होगा, पहले इसका गुणा होगा ना, 4 8 32 और -3 दूनी 6, फिर माइनस प्लस 2 6 चौका 24, -24 आया और 2 1 का प्लस 2 आ रहा है, चिन्ह उसका माइनस करना है तो -2 हो गया। अर्थात देखो 5 गुणा 32 में 6 गया 26 और प्लस 2 गुणा क्या होगा, 24 2 -26, 26 बच्चे 140 130 130 और -26 दूना 52, घटेगा तो कितना बचेगा 78। तो इस तरह से तुम्हें क्या दिखा कि चाहे तुम विस्तार R1 के सापेक्ष करो, चाहे तुम विस्तार C2 के सापेक्ष करो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हम R2 के भी सापेक्ष करते तब भी हालत यही होती, ठीक है। लेकिन R2 के सापेक्ष विस्तार करने के लिए हमें R2 के अवयवों का चिन्ह पता होना चाहिए था, जो कि यहां से देखने के बाद दिख रहा है माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो R2 के अवयवों को लिख के उसके सामने माइनस प्लस माइनस लगाते, अगर R2 के सापेक्ष हम विस्तार करते तो ये बात को ध्यान में रखना है कि विस्तार तुम चाहे जिसके सापेक्ष कर लो, कोई परिवर्तन नहीं होगा आंसर में, लेकिन विस्तार करते समय उसके चिन्ह को अवश्य याद रखना। अगर चिन्ह छोड़े तो आंसर गलत होगा, ठीक है ना। विस्तार का चिन्ह याद रखना, लिखने में और देखने में परेशानी हो रही है तो उल्टे S के आकार से पहले उस सारणी का चिन्ह बना लो यहाँ किनारे, तुमको पता चल जाएगा कि किसका चिन्ह कितना होगा, हो जाएगा ना। ये ध्यान में रखना है, नोट कर लो। अब आगे देखते हैं, नोट करो, सारणी का गुण लिखवाया जाए। कभी कभी क्या होता है, हम सारणी का बिना विस्तार किए भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हम एक सारणी बना देते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस सारणी का मान 0 होता है। इस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है, बिना विस्तार किए बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला 2 3 5
0 0 0 3 4 5, इसका भी मान 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सारणिक तुम्हारे पास ये आ जाए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है, इसको अगर हम विस्तार करें तो वही आंसर प्राप्त होगा जो 1 4 7 2 5 8 3 6 9 के विस्तार पर प्राप्त होगा। ये दोनों आपस में बराबर है, बिना विस्तार के ही तुम बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर है, इतना बड़ा काम किए बिना। इसको बिना विस्तार किए ही बता सकते हो कि ये शून्य है, इसको भी बिना विस्तार किए तुम बता सकते हो कि शून्य है। समझ गए? अभी जैसे ये आप भी लिखते हम ये वाला देखो 0 0 4 3 2 5 1 3 6, इसको हम ये लिख सकते हैं, बस इतना। ये दिखाई दे रहा है? तो ये सारी चीजें कहां से हुई, किस नियम से हुई, इसको हम सारणिक के गुणधर्म में पढ़ेंगे। ये जो जितने गुणधर्म हैं हमारे सवाल को आसान बनाएंगे। कहने का मतलब अगर कहीं ऐसा दिख गया और हमको इसका मान बताना है तो हमें विस्तार करने की जरूरत नहीं है, उसका मान हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ऐसा दिखा, इसको भी विस्तार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। इस तरह का दिखा है तो इसको हम 2 कोटि का बना सकते हैं, 3 कोटि से। तो ये सारी चीजें सारणिक को आसान करने के लिए होंगी, नोट कर लो, फिर गुणधर्म शुरू करते हैं। अब हेडिंग लिखो, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हो गया? लिखो गुण नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। पहला गुण क्या है, लिखो, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो, शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। हो गया? अब देख सकते हो क्या होगा इसमें। जैसे देखो हम एक सारणिक लिखते हैं 0 0 0 3 2 1 4 7 8, बिना विस्तार किए इसका मान क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। जहां भी ऐसे मिला विस्तार करना ही मत, ठीक है ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लास्ट में वो 0 ही हो जाएगा। हो जाएगा? तो क्या लिखोगे, ये 0 0 0 बराबर 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें C1 के सभी अवयव क्या है, शून्य है। कौन शून्य है इसमें, C1 का सभी अवयव शून्य है।
इसी प्रकार 2 3 5 0 0 0 3 4 6 देख रहे हो, इसका मान भी 0। ये क्यों 0 हुआ? क्योंकि इसमें R2 बराबर 0, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो कि चूंकि R2 = 0 इसलिए पूरे सारणी का मान ही 0 हो जाएगा। तो लिख लो इसको जैसे फटाक से, कहीं भी दिखा तुरंत 0 लिखना बिना विस्तार किए ही। इसका मतलब अगर तुमसे सवाल में किसी सारणी के बराबर 0 करने को बोल दिया, क्या करने को बोल दिया? 0, तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ऐसा काम करोगे कि कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ शून्य हो जाए। कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ऐसा काम कर लो तो डायरेक्ट उसका मान तुम 0 बता सकते हो जाएगा। अभी अगले अभ्यास में हमको जोड़ना घटाना ही पड़ेगा। अब लिखो गुण नंबर 2। गुण नंबर 2 क्या होगा? गुण नंबर 2, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब देखो, मान लो एक सारणी इस प्रकार से थी, ठीक है। अगर इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में बदल जाएंगे। तो पंक्ति क्या है इसकी? पहले 2 3 4, उसको स्तंभ लिख दो 2 3 4। दूसरी क्या है? 3 2 7, स्तंभ लिख दो 3 2 7। पंक्ति क्या है? 5 1 8, स्तंभ लिख दो 5 1 8। दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने R रिप्लेस किया किससे? C से। R को रिप्लेस किया हमने किससे? C से, अर्थात पंक्ति को प्रतिस्थापित किया किससे? स्तंभ से। तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कैसे सोच सकते हो तुम? अभी ये सारणी था तो इसका अगर R1 के सापेक्ष विस्तार करते तो 2 3 4 बाहर आता और बाकी अंदर आते ना। इसी प्रकार अगर तुम इसमें C1 के सापेक्ष विस्तार कर दो तो 2 3 4 बाहर आएगा, बाकी वाला अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों स्थितियों में तो आ वही रहा। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो विस्तार इसमें R1 के सापेक्ष हुआ वही विस्तार इसमें C1 के सापेक्ष होगा। हो जाएगा? तो नोट कर सकते हो इसको। गुण नंबर 2 है ये, गुण नंबर 2। गुण नंबर 3 लिखो अब। गुण नंबर 3, गुण नंबर 3, यदि किसी सारणी की
किन्हीं दो पंक्तियों, किन्हीं दो पंक्तियों, किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों, किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है, तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। हो गया ना? देख सकते हो यहां पे, चाहे दो पंक्तियों को आपस में बदलो, चाहे दो स्तंभों को आपस में बदलो, पिछले वाले गुण की तरह नहीं कि पंक्ति को स्तंभ से बदल दो, पंक्ति को स्तंभ से नहीं बदलना है, पंक्ति को आपस में बदलना है, चाहे स्तंभ को आपस में बदलना है, वो भी कितनी? केवल दो। जैसे इसमें मान लो ये वाली पंक्ति थी क्या? R1, और ये वाली पंक्ति थी क्या? R2। हम यहां पे कर दें R1 रिप्लेस क्या? R2, R1 रिप्लेस कर दें किससे? R2 से, अर्थात जहां R1 था वहां R2 कर दो, जहां R2 था वहां R1 कर दो, R2 को ऊपर कर दो, कैसे? 3 2 7, फिर R2 को उसके नीचे, ये R1 को उसके नीचे कर दो, 2 3 4, और लास्ट वाला वैसे ही रहने दो। दिखाई दे रहा है? तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस सामने चिन्ह क्या लग जाएगा? माइनस। उसमें कहा ना हमने, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चिन्ह। कहने का अर्थ, अगर इस सारणिक का विस्तार करने पर 10 आता है तो इस सारणिक का विस्तार करने पर कितना आएगा? -10 आएगा। कितना आएगा? माइनस हो जाएगा ना? मान में कोई परिवर्तन नहीं, केवल कौन बदलेगा? चिन्ह। ऐसे सवाल की जरूरत पड़ेगी अभी हमें, क्या कि किसी पंक्ति को आपस में बदलना होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि R1 को R2 से ही बदलो, R1 को तुम R3 से भी बदल सकते हो, बदल सकते हो, R2 को R3 से बदल सकते हो, बदल सकते हो, चाहे किसी भी दो पंक्ति को बदल दो। इसी प्रकार हम किसी दो स्तंभ को भी बदल सकते हैं, जैसे 2 3 5 है, 3 2 1 है, 4 7 और कितना है? 8। ये है हमारा C1, ये है हमारा C2। C1 C3 को बदल देते हैं, देख सकते हो, C3 कर दें। हो गया? तो यहां पे हम कर दें C1 रिप्लेस क्या? C3। किसको रिप्लेस किया जाए? C1 को C3 से। तब भी मान का केवल क्या बदलेगा? चिन्ह ही बदलेगा, और क्या हो जाएगा? 4 7 8 पहले आ जाएगा, और बीच वाले को तो हमें कुछ करना नहीं है। 2 3 5 कहां चला गया? अंत में चला गया। दिखाई दे रहा है ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो हमने C1 को रिप्लेस कर दिया C3 से, तब भी केवल चिन्ह ही बदला। R1 को रिप्लेस कर दिया R2 से, तब भी केवल क्या बदला? चिन्ह ही बदला। इन चारों सारणिक का मान 10 ही होगा। जैसे मान लो कहा हमने कि इसका विस्तार करने पर हमको 10 मिला, तो इसका क्या मिलेगा? -10 मिलेगा, लेकिन आंशिक मान तो 10 ही है। इसका भी विस्तार करने पर अगर 10 मिलेगा तो इसका विस्तार पे हमको क्या मिलेगा? -10 मिलेगा। बस तो चिन्ह बदलेगा, आंशिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सारणिक का गुण नंबर 3। ठीक है? ये बात को ध्यान में रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको ध्यान से समझे रहना। इन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलना है, चाहे इन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदलना है। हो जाएगा? नोट कर लो। चलो बाकी का गुण कल पढ़ेंगे अब।
ये 3 गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अभी आगे एक गुण और मिलेगा, वो भी महत्वपूर्ण है। तो 4-5 गुण जो है उनको जरूर याद रखो हमेशा, उनकी जरूरत लगभग इधर के हर सवाल में तुमको पड़ेगी और एग्जाम में उसी तरह के सवाल पूछे भी जाएंगे। समझ गए?